Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 8 of class 12th business studies and the name of chapter is controlling. अब तक हम बिजनेस स्टडीज़ में ये पढ़ते आए हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, उसको रिसोर्सेज कब ऑर्गेनाइज करने हैं और कहाँ से करने हैं, कौन सा स्टाफ रखना है और कैसे वो डायरेक्ट करेगी, ये सब अब तक और हम पढ़ते आए हैं। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे लास्ट भी है हमारा पार्ट 1 का, कंट्रोलिंग। देखिए, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर अगर हमने कंट्रोलिंग ना किया तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकती। इसे आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए आपने तैयारी करनी है किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की क्यों ना, तो आपने प्लानिंग भी कर ली और कहाँ से पढ़ना है वो सब भी कर लिया, पर अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, मीन टू से कि आप डिसिप्लिन्ड ना हुए और टाइम के हिसाब से ना पढ़ाई की, तो क्या जो आपने गोल सेट किया था अपने लिए वो अचीव होगा? मे बी नहीं। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ऑर्गेनाइजेशन को गोल कोई अचीव करना है अपना, तो सेम उसके लिए भी कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो चीज़ें। तो आइए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। कहने का मतलब है जो रियलिटी में काम हुआ है और जो काम तय किया गया था कि ऐसे होना है, उसको कंपेयर करना कि क्या वो वैसे ही हुआ है, और अगर वो वैसे नहीं हुआ है तो फिर उसमें जो कमियां रह गई हैं उन पे काम करना ताकि उनको दूर किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके और परफॉर्मेंस को बेटर बनाया जा सके। कहने का मतलब है जो भी पहले तय हुआ था कि ऐसे काम होना है, और वो काम को देखना कि क्या वो उसी हिसाब से हो रहा है, इसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। कंट्रोलिंग की ज़रूरत क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? इट इज़ इम्पोर्टेंट फंक्शन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज़ अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को टाइम पे एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव किया जा सके। उसमें अगर कोई कमी चल रही है तो उसको दूर किया जा सके ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बीच में बैरियर ना बने। दूसरा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जो प्री प्लान्ड स्टैंडर्ड थे, जो पहले से ही तय किए गए थे कि काम ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, ये मेथड यूज़ किए जाएंगे, क्या वाकई में ही काम वैसे हो रहा है, उस चीज़ को जज करना, और अगर वैसे नहीं हो रहा है तो फिर उन कमियों को दूर करना, ये कंट्रोलिंग के ज़रिए किया जाता है। द थर्ड पॉइंट, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो भी पर्याप्त संसाधन हैं, जो भी अवेलेबल संसाधन हैं, उनका सही से उपयोग करना, पूरी तरह उपयोग करना, ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ना हो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल एफिशिएंटली अचीव हो सके। फोर्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है, दैट इज़ इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। देखिए, जब रिलेशनशिप ये बनती है एम्प्लॉयर और उसके सबॉर्डिनेट्स के बीच में कि काम कैसे अचीव करना है, अब यहाँ जो भी कंट्रोलर होगा वो जिस आदमी को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके ऊपर नज़र रखे होगा कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर वो किसी चीज़ से परेशान है या उसमें कोई समस्या आ रही है कि वो नहीं कर पा रहा है सही से, तो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर उसको समझाएगा कि आप इसको ऐसे ना करो, इसको इस तरीके से करो ताकि गोल अचीव हो जाए। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन आएगा कि मेरे को ये अचीव करना ही करना है, उसको अच्छा लगेगा। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखिए, अगर कंट्रोल बना रहेगा तो क्या होगा, सारे काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हैं वो टाइम पे होंगे और डिसिप्लिन तरीके से होंगे। मीन टू से कि कोई जो चीज़ जिस समय तय की गई है वो उसी समय की जाएगी। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। क्योंकि कंट्रोलिंग क्या है, प्री प्लान्ड एक्शन और जो एक्चुअल एक्शन हुआ उसको कंपेयर करता है।
तो मीन टू से कि हमारे एक्शन को कोऑर्डिनेट करता है कि क्या वो उसी हिसाब से हो रहा है कि जिस हिसाब से हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। अगर वो उस हिसाब से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। और अगर वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल जैसे हमने मेथड्स तय किए थे उस हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। इट सफ़र्स फ्रॉम फॉलोइंग लिमिटेशंस। द फर्स्ट वन, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटिव तो कर ही लिए जाते हैं, यहाँ पे क्वालिटेटिव होना चाहिए था, आप इसको क्वालिटेटिव ही पढ़िएगा। कहने का मतलब है, देखिए अगर काम मान लीजिए 100 यूनिट बनानी थी और उसने 90 बनाई, ये तो क्वांटिटिव हो गया। इसमें तो हम कंट्रोलिंग यूज कर सकते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं की कमी रह गई है। पर जो वो फैक्टर हैं, जैसे वो वर्कर किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है या कोई टेंशन है उसको, तो अब ये स्टैंडर्ड कैसे तय किए जाएंगे कि क्वालिटेटिव कमियों को कैसे मेज़र किया जाए। क्वांटिटिव कमियां तो मेज़र की जा सकती हैं कंट्रोलिंग के ज़रिए कि आज उसने 8 घंटे काम किया, 10 घंटे नहीं किया। अब उसने क्यों नहीं किया वो 2 घंटे काम जो उसको करना था, क्या उसकी समस्या थी, क्या उसकी कोई फिजिकल समस्या थी या मेंटल समस्या थी, तो वो क्वालिटेटिव का हिस्सा है। तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड तय नहीं हो सकते कंट्रोलिंग के ज़रिए। कहने का मतलब, एक एग्जांपल से और समझिए। मान लीजिए मेरे को आज 5 घंटे पढ़ना है। अब मैंने 5 घंटे तो पढ़ाई कर ली, पर मैंने मन से नहीं करी, मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो क्या होगा। तो कंट्रोलिंग के ज़रिए मेरे ऊपर कंट्रोल था पेरेंट्स का कि 5 घंटे पढ़ना है, वो तो मैंने पढ़ लिया, पर क्या पेरेंट्स क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स तय कर पाए? नहीं। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। द सेकेंड पॉइंट, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं? जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, और सोसाइटी, दैट इज़ आल्सो एक्सटर्नल फैक्टर, और भी जो इकोनॉमिक और जो कंपटीशन, स्टफ कंपटीशन, दैट इज़ आल्सो एक्सटर्नल फैक्टर। तो वो कंट्रोलिंग के ज़रिए आप उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनल फैक्टर्स पे जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उन पे तो कंट्रोल किया जा सकता है, पर एक्सटर्नल पे वो कंट्रोल से बाहर होते हैं। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। कई बार क्या होता है कि जब हम एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय कई बार उसको बुरा भी लग जाता है कि उसका बॉस उस पर शक कर रहा है, लाइक दैट। मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बार बार स्कूल के प्रिंसिपल या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है वो बाहर से राउंड लगा रहे हैं और देख रहे हैं क्लास में कि वो पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो टीचर है ना उसको थोड़ा सा मन में रेजिस्टेंस आएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों बार बार देख रहा है, मैं तो ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। या क्लास में कैमरे लगे हुए हैं, तब भी उसको समस्या होगी कि जब वो ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो फिर उस पर नज़रें क्यों रखी जा रही हैं या उस पर शक क्यों किया जा रहा है कि वो सही से नहीं पढ़ा रहा है, या और कोई समस्या। तो कई बार जो कंट्रोल बनाया जाता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उसको एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करते हैं, उसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं। मीन टू से कि कंट्रोलर तो एडमिनिस्ट्रेटर तो पॉजिटिव वे में कंट्रोल बनाना चाह रहा है, पर एम्प्लॉय का जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है वो कई बार क्या होता है, दिक्कत दे देता है इस चीज़ को। फिर उसकी एम्प्लॉय की क्या होती है, एफिशिएंसी घटने लगती है, वो वर्क पे सही ध्यान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब रहेगा कि उसका बॉस उस पर शक कर रहा है। इस तरह कॉस्टली अफेयर। अब देखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस है तो टाइम तो लगेगा, पैसा भी खर्च होगा, लिमिटेड रिसोर्स भी खर्च होंगे। सो कंट्रोलिंग इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए प्लानिंग होता है प्री प्लान्ड, हमने किसी चीज़ की पहले से ही तैयारी कर ली कि कैसे वो काम होगा, कौन से संसाधन चाहिए, कौन लोग उसको करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग। अब वो लोग सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिसोर्स का सही से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। दोनों में फ़र्क है, आपको उस फ़र्क को ध्यान रखना है। बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। प्लानिंग प्री प्लान्ड है कि हमने पहले से ही तैयारी कर ली है कि ऐसे काम होना है, अब उस तरीके से हो रहा है, ये कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है।
तो प्लानिंग का सही से एग्जीक्यूशन किस पे हुआ? कंट्रोलिंग पे डिपेंड। और कंट्रोलिंग सही कब हो पाएगी? जब प्लानिंग सही होगी। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। प्लानिंग इज पर्सिपिटेटिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। मतलब प्लानिंग में तो हम ये तय करते हैं ना, देखते हैं कि कैसे चीज़ें होंगी, करनी है। और कंट्रोलिंग में हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या चीज़ें वैसे ही हो रही हैं जैसे तय की गई थी कि ऐसे होना है काम। कहने का मतलब, इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मज़दूर है, उसको कहा गया है कि तेरे को 8 घंटे काम करना है और ये सारी ईंटों को इधर से उस जगह पहुँचाना है। ये हो गया प्लानिंग। हमने प्लानिंग करी कि एक मज़दूर रखा जाएगा और इस तरह से वो सारी ईंटों को इतने टाइम में वहाँ पहुँचा देगा। अब बात आती है कंट्रोलिंग की। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ उसके पास जब वो काम कर रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि क्या ये उसी हिसाब से कर रहा है जो मैंने सोचा कि इतने टाइम में वहाँ पहुँचा देगा, या खाली तो नहीं बैठा है। दैट इज़ इवेल्युएटिव। मैं वहाँ इवेल्युएशन कर रहा हूँ उसका। तो प्लानिंग इज़ पर्सपेक्टिव एंड कंट्रोलिंग इज़ इवेल्युएटिव। यू शुड रिमेंबर दिस। द थर्ड वन इज़ बोथ बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग में हम पास्ट में जो हमारी प्लानिंग्स रही थी, एक्सपीरियंसेस थे, उस बेस पे प्लानिंग करते हैं। और कंट्रोलिंग बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि हम उसमें ये देखते हैं कि जो पास्ट में प्लानिंग हुई, क्या उसके हिसाब से ही काम हो रहा है। सो बोथ आर बैकवर्ड। एंड फॉरवर्ड, प्लानिंग फ्यूचर के से हमें कनेक्ट करता है, ब्रिज बनाता है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। और कंट्रोलिंग फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो कंट्रोलिंग सही होगी तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। So both are backward as well as forward looking functions. Steps in controlling process. अब controlling process में steps कौन कौन से involved हैं? कंट्रोल होता कैसे है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये तय करूँगा कि काम कैसे होना है। स्टैंडर्ड्स तय करूँगा कि भाई इस व्यक्ति को काम ऐसे ऐसे करना है। फिर मैं मेजरमेंट करूँगा कि उसने क्या काम किया, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि उसने काम क्या किया। फिर मैं कंपेयर करूँगा उस काम को कि उसने क्या उसी हिसाब से किया है जो मैंने तय किया था स्टैंडर्ड। और अगर मुझे, थर्ड पॉइंट, अगर मुझे कोई कमी दिखाई दी, कि एनालाइज करूँगा मैं डेविएशंस को कि क्या कमी रह गई, कमियाँ क्या हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा? मैं एक्शंस लूँगा कि इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था और इससे प्रीवियस चैप्टर आप वीडियोस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर अवेलेबल है। इस चैप्टर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वह मोस्ट वेलकम्ड है, या हमारे द्वारा कोई गलत पढ़ा दी गई है चीज़ तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। और आपका कोई सजेशन है तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम उसको अपनी जो भी और फर्दर आप अच्छा सजेशन देंगे हम उस पर काम कर सकें। और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और तो बस यही सब चीज़ें हैं कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा तो हम भी जल्दी ग्रो करेंगे। हालांकि आप लोगों के सपोर्ट की उससे ही हम यहाँ तक भी पहुँचे हैं जहाँ आज हमारा चैनल स्टैंड करता है। बस हम लोग तो देखिए नॉलेज ही शेयर कर सकते हैं, बाकी उस नॉलेज में कमी को क्या है वो तो आप एनालाइज करने के बाद हम लोगों को बताएंगे, तभी हम उसको और अच्छा बनाएंगे ताकि फ्यूचर में वो कमियां ना हो। यानी कंट्रोलिंग हो जाएगा ना, कंट्रोलिंग इज़ फॉरवर्ड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने सारे कंसेप्ट क्लियर रखिए। अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके तो क्वेश्चन चाहे जिस भी मर्ज़ी का आ जाए, जैसा भी आ जाए, आप उसको कर दोगे, उसमें कोई समस्या ही नहीं होगी। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर प्रैक्टिस करना। और एक अच्छा सा, अगर आपकी किताब में प्रैक्टिस सेट्स हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अच्छा सा कोई सैम्पल पेपर ले लीजिए, कोई भी सस्ता सा ही ले लीजिए चाहे, ताकि उससे आपको ये पता लग जाए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपकी किस किस टॉपिक में कमी है। और जो जो टॉपिक आपको जिसमें आपकी कमियां लगें फिर उस पर काम कीजिए कि आप उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं। और जब वो अच्छा बन जाएगा फिर दोबारा से टेस्ट देना, अपना टेस्ट खुद लेना, अपना इवैल्यूएशन भी खुद करना, फिर देखना
फिर आप और अच्छा करोगे। और हमेशा याद रखना, कभी भी नंबर्स के पीछे मत भागना कि मेरे को 99 लाना है, 100 लाना है। बस आपको ये माइंड में याद रखना है कि मेरे को इस तरह का पढ़ना है कि कोई दूसरा बच्चा उस तरीके से नहीं पढ़ सकता। मीन टू से कि उस लेवल पे जाके मेरे को पढ़ना है कि दूसरा सोच भी नहीं सकता। कोई भी नहीं आपको हरा पाएगा उस वक्त जब आप ऐसे पढ़ोगे। और देखना फिर टीचर भी जब आपकी नोटबुक चेक कर रहा होगा ना, हम भी चेक करते हैं कभी कभी, ऐसे ऐसे बच्चों की नोटबुक्स आ जाती हैं जो हम बस देखने के लायक होती हैं कि बताओ इस बच्चे ने किस लेवल का जाके लिखा है। हम उनको 100 में से 100 भी देते हैं, अब तो 80 नंबर का हो गया है, 80 में से 80 भी देते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मुश्किल कुछ नहीं है, सब आसान है, बस कंसेप्ट क्लियर। एंड रिमेंबर वन, द सेकंड थिंग इज़ एक्सीलेंस। ऑलवेज फॉलो द एक्सीलेंस, नॉट द नंबर्स। गुड लक गाइस, धन्यवाद।